नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं आपके सम्मुख कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 के पाठ संस्कृति को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन हैं। बच्चों, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और इस पूरे पाठ को पूरा ना पढ़ करके उसका क्विक रिवीजन थ्रू माइंड मैप, और चाहे आप इसे फ्लो चार्ट कहें, इसके द्वारा मैं आपका पूरा चैप्टर, हर एक प्रश्न मैंने कवर करने का प्रयास किया है। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपना ये माइंड मैप। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, संस्कृति पाठ जो है इसकी विधा है निबंध, और इस निबंध के लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन जी। भदंत आनंद कौशल्यायन के विषय में यदि जानें तो हम देखेंगे बच्चों कि ये बौद्ध भिक्षु थे और इन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की थी, और उसके द्वारा इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। क्योंकि संस्कृति पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, तो पाठ की शुरुआत में ही दिया है कि संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति क्या है। तो इस पाठ में सबसे पहले देखिए सभ्यता और संस्कृति क्या है। तो सभ्यता और संस्कृति की सही सही परिभाषा अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि लोगों का ज्ञान इस विषय में अधूरा है। तो इसे स्पष्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, विशेषण लगा देते हैं। कभी भौतिक विशेषण लगाते हैं, कभी भौतिक संस्कृति, और कभी आध्यात्मिक संस्कृति कहकर बुलाते हैं। लेकिन इन सब के विशेषणों के साथ जो है इनका गलत सलत अर्थ निकालने लगते हैं। भौतिक संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति को किसी और से जोड़ देते हैं। लेकिन यदि हम संस्कृति पाठ के आधार पर संस्कृति का अर्थ देखें तो इसका अर्थ है कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर आग का आविष्कार, सुई धागे का आविष्कार हुआ है, उसे संस्कृति कहते हैं। यानी संस्कृति क्या है, योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर किया जाने वाला आविष्कार। और सभ्यता किसे कहते हैं बच्चों, उस संस्कृति द्वारा, यानी उस आविष्कार के द्वारा जो आविष्कार हुआ है और जो चीज़ उसने अपने और दूसरों के लिए आविष्कृत की है, बनाई है, जिसका आविष्कार किया है, उस वस्तु को, उस चीज़ को हम सभ्यता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति विशेष की संस्कृति क्या है। व्यक्ति विशेष की संस्कृति वह होती है जिसमें एक व्यक्ति की प्रेरणा, योग्यता या प्रवृत्ति अथवा सोच विचार का ढंग जो है वो व्यक्ति विशेष की संस्कृति, यानी एक व्यक्ति जो सोचता है, उसकी जो योग्यता होती है, उसकी प्रेरणा के बल पर वो जो आविष्कार करता है, वो व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहलाती है। तो जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति जितनी अधिक परिष्कृत होगी, परिष्कृत का मतलब होता है बच्चों शुद्ध। तो परिष्कृत यानी परिष्कृत आविष्कर्ता कौन है, संस्कार करने वाला या परिष्कार करने वाला। यानी आविष्कार करने वाला आविष्कार जितना अधिक परिष्कृत होगा, शुद्ध होगा, वह व्यक्ति उतना अधिक संस्कृत माना जाएगा। जिस व्यक्ति में प्रवृत्ति जितनी अधिक परिष्कृत होगी, वह उतना ही परिष्कृत आविष्कारक होगा। अब बच्चों, संस्कृत व्यक्ति कौन कहलाता है। अभी तक हमने ये पढ़ा संस्कृति किसे कहते हैं और सभ्यता किसे कहते हैं। अब संस्कृत व्यक्ति कौन कहलाता है, यानी अपनी बुद्धि और विवेक से जो किसी नए तथ्य की खोज करता है, वह संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। और सभ्य व्यक्ति कौन कहलाता है, वह संतान जिसे अपने पूर्वजों से वह वस्तु जिसकी खोज की गई अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह सभ्य कहलाता है। ठीक है। तो एक सुसंस्कृत आदमी जो है किसी नए तथ्य की खोज करता है, इसलिए वह संस्कृत है। लेकिन उसकी संतान को जो वह चीज़ अनायास ही प्राप्त हो जाती है, वह चाहे सभ्य कहलाए किंतु संस्कृत नहीं कहला सकती। इसके रेफरेंस में बच्चों 3 उदाहरण दिए गए, 3-4 आपकी पाठ में, जिसमें पहला है आपका आग का आविष्कार है, दूसरा है आपका सुई धागे का आविष्कार, और तीसरा है आपका गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार, जिसे न्यूटन ने किया था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। ठीक है। तो बच्चों, भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, ठीक है, भौतिक विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं, उन्होंने न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था उस पर आधारित अनेक आविष्कार किए। लेकिन हम किसे संस्कृत कहेंगे, न्यूटन को।
ठीक है। तो भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी अधिक ज्ञान होने पर भी न्यूटन की अपेक्षा सभ्य कहलाएंगे, संस्कृत नहीं। तो संस्कृत कौन कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार करने वाले न्यूटन संस्कृत कहलाएंगे। चाहे उनके जो विद्यार्थियों ने, भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों ने न्यूटन से अधिक अच्छे आविष्कार किए हों, लेकिन वे सभ्य कहलाएंगे, संस्कृत नहीं। क्योंकि जो बेसिक है, मूल आविष्कार किसने किया? गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ने। तो मनीषी किसे कहते हैं बच्चों? मनीषी पेट भरा और तन ढका होने पर भी तारों के रहस्य को जानने को उत्सुक व्यक्ति जो है वो मनीषी कहलाता है। यानी जिसका पेट भरा हुआ है, तन ढका हुआ है, ठीक है, उसे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, उसके बाद भी वो ये जानना चाहता है। खुले आकाश के नीचे जब लेटता है तो उसे लगता है कि ये तारों से भरा हुआ आकाश क्या है। यानी हर रहस्य को जानने का उत्सुक व्यक्ति जो है वो मनीषी कहलाता है। तो मोती भरा थाल किसे कहा गया है? आकाश में खिले हुए तारों को बच्चों मोती भरा आकाश कहा गया है। यानी पेट भरने और तन ढकने के जो भौतिक कारणों की प्रेरणा है, इसके द्वारा आविष्कार करने वाला व्यक्ति संस्कृति का जनक नहीं है, ठीक है। संस्कृति का जनक वही है जो भौतिक प्रभावों और कारणों से नहीं, अपितु अंदर की सहज जो जिज्ञासा है, उसके ज्ञान के, उस जिज्ञासा के कारण ज्ञान पैदा होता है, वो आविष्कार करता है, उन रहस्यों को जानने की खोज करता है, ठीक है। तो वह संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। तो हमारी जो ज्ञान आधारित संस्कृति के अधिकतर तो जो पुरस्कर्ता माने गए हैं, ऐसे ही मनीषी माने गए हैं। अब देखिए बच्चों, आपके पाठ में दो चीज़ें आई हैं, भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा। ज्ञान इप्सा, इप्सा का मतलब होता है इच्छा, ज्ञानेप्सा मीन्स ज्ञान की इच्छा। तो भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा, ये दो चीज़ें जो हैं ये मानव संस्कृति की जनक मानी गई हैं। तो मानव संस्कृति की जनक जो मुख्य रूप से मानी गई हैं वो है भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा। अब अगर हम फ्लो चार्ट में देखें तो एक चीज़ मैंने और ऐड करी है उसमें, वो है त्याग। तो त्याग जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो दो चीज़ें अगर हम देखें तो भौतिक प्रेरणा यानी आग का आविष्कार हुआ, सुई धागे का आविष्कार हुआ, तो मनुष्य ने अपनी भौतिक प्रेरणा से, यानी उसकी आवश्यकता, उसको ज़रूरत पड़ी इन सब चीज़ों की, तो उसने आग और सुई धागे का आविष्कार किया। तो ये भौतिक प्रेरणा हो गई उसकी। ज्ञानेप्सा का अर्थ होता है बच्चों जैसे ज्ञान की इच्छा। तो वास्तव में जिसका पेट भरा है, तन ढका है, उसको भी जानने की, रहस्यों को जानने की इच्छा है, तो ये जो है उसके थ्रू, उसके द्वारा जो आविष्कार किए जाते हैं वो ज्ञानेप्सा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने तारों के संसार को जानने की इच्छा, ठीक है, जो अभी हमने उदाहरण पढ़ा है। तीसरा आता है त्याग। तो त्याग के अंतर्गत जो है मानव कल्याण आता है, लोक कल्याण, अन्य मानवों के लिए किया गया त्याग। इसमें दो चीज़ें हैं बच्चों, करुणा और त्याग। दो उदाहरण देखिए इसमें आपकी किताब में दिए गए हैं पाठ में, कि किसी भूखे को भोजन कराने के लिए अपने भोजन का त्याग कर देना, ये आपकी करुणा है। और दूसरा त्याग क्या है? त्याग रोगी बच्चे की सेवा में माँ जो है रात भर जागती रहती है, उसे कोई स्वार्थ तो नहीं होता, लेकिन वो अपने बच्चे की सेवा करती है, उसका ध्यान रखती है उसके बीमार होने पर। तो रात भर जागना ये जो है ये भी त्याग के अंतर्गत आता है, ठीक है, माँ का त्याग, ठीक। अब देखिए बच्चों, त्याग के अंतर्गत हम तीन चीज़ें पढ़ रहे हैं, तीन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। कौन सी? मानवता के कल्याण के लिए जिन्होंने त्याग किए। जैसे रूस का भाग्य विधाता लेनिन, ये क्या करते थे? अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े जो हैं स्वयं नहीं खाते थे, वो भी दूसरों को खिला देते थे। तो ये थे रूस के भाग्य विधाता लेनिन, जिसका उदाहरण दिया है पाठ में। दूसरा है उदाहरण कार्ल मार्क्स का। इन्होंने मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। तो दो ये हो गए। तीसरा है महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम सिद्धार्थ कहते हैं। सिद्धार्थ ने क्या किया? मानवता के सुख के लिए अपने घर का त्याग कर दिया। तो ये तीन जो त्याग के उदाहरण हम आपके पाठ में देखते हैं, जिसमें मजदूरों को सुखी देखने वाले कार्ल मार्क्स, तृष्णा में जलती हुई मानवता को उबारने वाले राज सुख त्यागी बुद्ध, ठीक है, और तीसरे थे अपनी डबल रोटी मजदूरों को देने वाला लेनिन, ठीक। ये सब जो हैं मानव संस्कृति के निर्माता हैं। और रोगी बच्चे की देखभाल करने वाली माँ, ये सब जो हैं बच्चों, ये
हमारी मानव संस्कृति के निर्माता हैं। ठीक है, तो लेखक का जो ये विचार है कि आग और सुई धागे का आविष्कार करने वाली भावना और तारों की जानकारी या जानकारी की चाह रखने वाली जिज्ञासा और सर्वस्व त्याग करने वाली महामानवता, ये सब संस्कृति के ही विविध रूप हैं। ठीक है, तीनों मैंने आपको बता दिए, भौतिक भी बता दी, ज्ञानेप्सा भी बता दिया और त्याग भी बता दिया। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा संस्कृति क्या है, आपकी सभ्यता क्या है, और संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं और सभ्य व्यक्ति किसे कहते हैं। अब इसमें देखिए असंस्कृति क्या है। मानव की जो प्रेरणा, प्रवृत्ति और योग्यता आत्मविनाश के साधनों की खोज करती है या आत्मविनाश के साधनों को खोजती है, वह असंस्कृति कहलाता है। ठीक है, और असभ्यता क्या है? मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन सभ्यता, जबकि विनाश की ओर ले जाने वाले साधन असभ्यता। यानी वो साधन जिससे मनुष्य प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है, उसे सुख सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, वो सभ्यता, और मतलब वो चीज़ें सभ्यता। लेकिन वो चीज़ें जो उसको विनाश की ओर ले जाती हैं, वो असभ्यता कहलाती। यानी जो हमारी असंस्कृति है वो जननी है असभ्यता की। ठीक है, यानी संस्कृति का परिणाम क्या है? सभ्यता। हमारे जैसे खान पान के तरीके हैं, ठीक है, वो सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। ओढ़ने पहनने, आने जाने, रहने के तरीके जो है सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। मानव की जो योग्यता और प्रवृत्ति उसे विनाश की ओर ले जाती है। ठीक है, तो मानव की वो योग्यता और प्रवृत्ति मानव विनाश के साधन खोजती है, वो असंस्कृति हुई। ठीक है, और उससे पैदा हुए हथियार वो असभ्यता के सूचक हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संस्कृति नहीं है, वो सिर्फ कूड़ा करकट है। अब ये कूड़ा करकट क्या है? कूड़े करकट का ढेर। तो बच्चों, ये कूड़ा करकट क्या है? तो संस्कृति के नाम पर जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वो ना संस्कृति है और ना ही रक्षणीय वस्तु। तो कूड़े करकट का ढेर क्या? यानी संस्कृति के नाम पर जो पुरानी अतार्किक रूढ़ियों को ढोना, वर्ण व्यवस्था के नाम पर भेदभाव, सड़ी गली परंपराएं, पुरानी रूढ़ियां, रीति रिवाज, जातिगत भेदभाव, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े, ये सब जो चीज़ें हैं वो कूड़ा करकट है। ये संस्कृति के नाम पर ये जिस कूड़ा करकट के ढेर का बोध होता है, वो ना संस्कृति है और ना रक्षणीय वस्तु। रक्षणीय वस्तु क्या होती है? रक्षणीय वस्तु वो होती है जिससे किसी की रक्षा की जा सके। तो पुराने रीति रिवाज, रूढ़ियों और वर्ण व्यवस्था के नाम पर जो भेदभाव होते हैं, जातिगत भेदभाव होते हैं, इनसे क्या किसी की रक्षा की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो ये है कूड़ा करकट के ढेर। ठीक है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु। अविभाज्य का क्या मतलब होता है बच्चों? अविभाज्य मीन्स जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, यानी अखंडित, अखंड। ठीक है, तो मानव संस्कृति एक अखंडित वस्तु है, इसे हिंदू मुस्लिम के रूप में बांटा नहीं जा सकता है। यानी जब कोई हिंदू या मुसलमान किसी नए तथ्य की खोज करता है, तो वो खोज जो होती है सारी मानवता के लिए होती है, केवल हिंदुओं या मुसलमानों के लिए नहीं होती है। तो मानव संस्कृति को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये क्योंकि ये अखंड है और ये अविभाज्य है। ठीक है, स्थाई। स्थाई क्या है बच्चों? स्थाई है कल्याणकारी। यानी मानव संस्कृति में कल्याणकारी जो अंश है वो स्थाई है। जैसे अकल्याणकारी, जैसे मानव संस्कृति में कल्याणकारी भी है और अकल्याणकारी भी है। ठीक है, तो लेखक के अनुसार कल्याणकारी जो चीज़ें होती हैं वो स्थायी होती हैं, वो नष्ट नहीं होती हैं। और जो अकल्याणकारी होता है, विनाशकारी बातें होती हैं, जो अनुपयोगी होती है मनुष्य के लिए, वो नष्ट हो जाती हैं। वो अकल्याणकारी जो चीज़ें हैं वे शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं, उनकी उपयोगिता के कारण वो लंबे समय तक रहती हैं, स्थायी रहती हैं, जीवित रहती, लंबे समय तक जीवित रहती। इसलिए उसके लिए लेखक ने स्थायी विशेषण का प्रयोग किया है। इसी के साथ बच्चों, प्रज्ञा और मैत्री भाव, दो शब्दों का प्रयोग हुआ। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि और मैत्री का अर्थ है मित्रता। ठीक है, यानी अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से और अपनी मैत्री भाव से जब कोई मनुष्य किसी नई वस्तु का दर्शन करता है, किसी नए तथ्य की खोज करता है, तो वह किसी ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं करता जिसकी रक्षा की जानी चाहिए,
और जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की आवश्यकता पड़े। दलबंदी मीन्स समूह, ऐसे समूहों की, ऐसे ग्रुप्स की, दलों की सहायता लेनी पड़े, ऐसी पार्टियों की सहायता लेनी पड़े उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि वो ऐसे तथ्यों की खोज नहीं करता है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, तो प्रज्ञा मीन्स बुद्धि। प्रज्ञा और बुद्धि से और मैत्री भाव से मनीषी लोग क्या करते हैं, किसी नए तथ्य का दर्शन करते हैं जिससे व्यक्तियों की रक्षा होती है, न कि रक्षा की जाती है। ठीक है, यानी बच्चों मानव संस्कृति जो है वो एक है, अविभाज्य है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और विश्व के सभी जो लोग हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव है वो छोड़ करके सभी संस्कृतियों में जो श्रेष्ठ चीज़ें हैं उसको खुले मन से अपनाते हैं। उसी में एक जो है महात्मा बुद्ध भी थे जिन्होंने अपदीपो भव, बच्चों मैं इस सूत्र को यहाँ पर लाना चाहती थी, इसलिए मैंने इस फ्लो चार्ट में ये सूत्र लिखा है। अपदीपो भव जो है ये, इसका अर्थ होता है अपने दीपक स्वयं बनो। तो बुद्ध के जो ये वचन थे उस पर सभी का अधिकार था, यानी महात्मा बुद्ध ने किसी एक धर्म के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए ये नहीं बनाया था, इसको संपूर्ण मानव जाति, मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने जो बुद्ध वचन हैं उनके सभी के लिए थे। तो इसी के तहत बच्चों हमने इस पूरे चैप्टर को इस फ्लो चार्ट में, इस अवधारणा चित्र में कवर करने का प्रयास किया है। और मैंने हर एक टॉपिक जो इसमें आ रहा था जिससे प्रश्न बन सकता है उसको मैंने पकड़ के समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है बच्चों अब ये चैप्टर, ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इस फ्लो चार्ट के माध्यम से, जिन्हें अभी तक नहीं समझ में आ रहा था। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।